अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब हिंदुस्तान ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री को दक्षिण भारत से आए हुए किसी धर्म के बहुत सारे लोगों से एक राजदंड सेंगोल नाम चर्चा में आया। अचानक उसको लेते हुए देखा। बाद में बताया गया कि ये चोल राजवंशों के समय की कोई परंपरा है। तमिलनाडु के किसी मठ से ये सारे के सारे हिंदू धर्म के लोग पहुँचे थे। उन दर्जनों लोगों से आशीर्वाद पाकर उनके छिड़के हुए पानी और चावल से गुजरते हुए प्रधानमंत्री ने ये सेंगोल हासिल किया। फिर संसद के भीतर की भी पहली तस्वीरें प्रधानमंत्री के घुसने की इन्हीं सारे स्वामियों के साथ सामने आई, वही वीडियो सामने आए। परंपराओं को लेकर, पुरानी बातों को लेकर हिंदुस्तान में खासा रोमांटिसिज्म है। लोगों की बड़ी मोहब्बत पुरानी बातों से जुड़ी रहती है। अभी गुजरात हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा था, बहुत तकलीफ़देह मामला है। 16 साल 11 महीने की एक बच्ची है, उसके साथ किसी ने बलात्कार किया और वो लड़की गर्भवती हो गई। वहाँ तक ठीक है। बच्ची के परिवार को इतना लेट पता चला, ये जब वो 6 महीने की गर्भवती हो गई थी उसके बाद पता लगा। हिंदुस्तान का कानून जो है पहले 5 महीने तक गर्भपात की इजाज़त देता था, उसके बाद उसको बढ़ाकर 6 महीने किया गया था। लेकिन 6 महीने के बाद के गर्भपात के लिए अदालत की मंजूरी लेनी पड़ती है, और अदालत, जज अपने मन से कोई फैसला नहीं देते। वो डॉक्टरी रिपोर्ट बुलाते हैं, डॉक्टरों का एक बोर्ड बैठाते हैं, देखते हैं कि इसमें किसके जान को खतरा रहेगा। गर्भपात में बच्चे को तो बचाना नहीं है, लेकिन जो माँ बनने वाली है लड़की, उसकी ज़िंदगी को खतरा न रहे, ऐसी मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ही इजाज़त मिलती है। तो जस्टिस समीर दवे, ये गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं, उनके कोर्ट में ये मामला गया। तो उन्होंने बहुत सही फैसला लिया कि डॉक्टरों के एक बोर्ड को लिखा कि आप जांच करके बताएं कि ऐसे गर्भपात से इस बच्ची के ज़िंदगी को कोई खतरा तो नहीं रहेगा, क्योंकि करीब 7 महीने का गर्भ हो गया है अब, और अगस्त के तीसरे हफ्ते में ये जन्म की भी बात हो रही है। जो डॉक्टरों का अंदाज है कि अगर ये एबॉर्शन नहीं हुआ तो अगस्त के तीसरे हफ्ते तक ये संतान हो जाएगी। तो इसलिए 6-7 महीने के बीच का गर्भ है। अदालत ने डॉक्टरों से राय मांगी है। यहाँ तक बतलाने का कुछ नहीं है, ये तो रूटीन है जो ऐसे हर मामले में होता ही है। लेकिन जस्टिस समीर दवे ने इस सुनवाई के दौरान और डॉक्टरों के लिए आदेश देने के पहले बातचीत में ये कहा कि ये तो आज का वक्त है, 21वीं सदी है। जो 17 साल की लड़की होने जा रही है, माँ बनने से बचना चाह रही है। हमारे वक्त तो पुराने समय का उठा कर देख लीजिए, उस वक्त तो 13-14 साल में शादी हो जाती थी, 15-16 साल में लड़कियां माँ बन जाती थीं, ये आम बात रहती थी। और उन्होंने इस लड़की, बलात्कार की शिकार इस लड़की के वकील को सलाह दी कि आप मनुस्मृति पढ़कर देखिए। मनुस्मृति कुछ 100 साल पहले का एक हिंदू ग्रंथ है, जिसमें हिंदू धर्म के सोच के हिसाब से राजपाट करने के तरीके, जीवन के तरीके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसमें लिखा गया है। मनुस्मृति का हिंदुस्तान में दलित या दूसरे जातियों के लोग जिनको कि कुचला जाता रहा है, जिनको नीचा दिखाया जाता रहा है, ये लोग लगातार विरोध करते रहे हैं। मनुस्मृति को हिंदुस्तान में ऊंची समझी जाने वाली जातियां जो हैं, वो तो मनुस्मृति का सम्मान कर लेती हैं, बिना पढ़े सम्मान कर लेती हैं, क्योंकि मनुस्मृति एक ऐसी जाति व्यवस्था की वकालत करती है जिसमें कोई ऊंची जाति है, कोई नीची जाति है, इस किस्म का। लेकिन जो जातियां कुचली हुई हैं, दबी हैं, दलित हैं, वो मनुस्मृति से चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं, वो उससे परहेज करते हैं। हालत ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट के अहाते में मनु की एक प्रतिमा लगाई गई, और उस प्रतिमा को वहाँ से हटाने के लिए जो जाति विरोधी लोग हैं हिंदुस्तान के, वो
जो दलित लोग हैं ये लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे। हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन लगाई गई, वहाँ से खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन लगाई गई कि राजस्थान हाई कोर्ट के अहाते में मनु की जो प्रतिमा लगी है उसको हटाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की जुल्मी जाति व्यवस्था जो है ये मनुवादी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ महीने पहले इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मैं अभी उसके कारणों पे नहीं गया हूँ कि क्यों खारिज किया गया है, वो मकसद भी नहीं है आज की बातचीत का। आज की बातचीत का मकसद ये है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वो ऐसी खतरनाक नौबत में आके फंसी हुई है कि 6 महीने 7 महीने का गर्भ हो गया है, गर्भपात की ज़रूरत है, परिवार चाहता है कि उसका गर्भपात हो, क्योंकि वो ऐसे बच्चे को ज़िंदगी भर रखना ढोना नहीं चाहते। उस हालत में एक जज सुनवाई के दौरान इस लड़की के वकील को कहता है कि आप मनुस्मृति पढ़िए। सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद से इस देश में कुल एक दस्तावेज है कानून के लिए, वो दस्तावेज है भारतीय संविधान। उसमें न सेंगोल की जगह है कहीं पर। जब ये सेंगोल के बारे में मैंने आलोचना करते हुए इसी कैमरे के सामने 1 बार 2 बार कहा, बहुत सारे लोगों ने मुझको निकाल निकाल के दस्तावेज भेजे कि फलाने ऋषि ने ये लिखा था, फलाने कवि ने ये लिखा था, ये परंपराएं थी, ये हिंदू धर्म ऐसा कहता है, ये सेंगोल का ये महत्व है। तो मुझको थोड़ा हैरानी भी हुई कि ये 21वीं सदी चल रही है, ये 70 साल से ज़्यादा इस देश का संविधान लागू हुए हो गया है। इस देश के संविधान के आने के बाद भी आज भी समाज में जो भेदभाव है, जो जुल्म है, जो कुछ जातियों के लोगों को, कुछ इलाके के लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को जिस तरह से रात दिन कुचला जाता है, आज भी जिस तरह से, अभी मैं पिछले हफ्ते की खबर देख रहा था, मध्य प्रदेश में फिर एक दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात में जाना चाहता था लड़की के घर तक। चारों तरफ से पुलिस घेर कर चल रही थी और पुलिस ने ऐसे लबादे, बुलेट प्रूफ जैसे, शायद पत्थर प्रूफ ही होंगे, ऐसे पूरे लबादे पहन रखे हुए थे, जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि पथराव का खतरा था। ये वहाँ आम बात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे कई जगहों पे परंपरागत रूप से जूता पहनकर दलित निकल जाए तो जूते से मारेंगे, उसी जूते में पानी भर के उसको पिलाया जाता है, मूंछ रख ले तो उसको पीट देते हैं। ये जगह जगह होता है, आए दिन होता है ये। ऐसे देश में अभी भी किसी राज व्यवस्था का, किसी सैकड़ों बरस पहले के किसी मनु का लिखा हुआ, चाहे वो मनु अपने समय के कितने ही महान व्यक्ति क्यों न रहे हों, मैं उनकी महानता पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जब देश में संविधान लागू हो गया है, इसमें अलग अलग सभी तरह के लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं, इसमें अलग अलग धर्मों के लिए जो जरूरी हैं वो व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, जातियों को संरक्षण दिया गया है, महिलाओं को संरक्षण दिया गया है, बच्चों के लिए खास हिफाजत का इंतजाम किया गया है। ऐसे हालत में इस देश में आज 21वीं सदी में आकर अगर हाई कोर्ट का एक जज सुनवाई के दौरान मनु का हवाला दे रहा है, मनु को पढ़ने की सिफारिश कर रहा है, क्यों पढ़ें भाई मनु को? जज साहब, मनु को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? जिन अंबेडकर ने ये संविधान बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, अगर अकेले निर्माता मानने से कुछ लोगों को दिक्कत है तो मैं थोड़ी रियायत बरत कर कह रहा हूँ कि अंबेडकर का बड़ा योगदान था, बड़ी भूमिका थी संविधान को बनाने में। उन्होंने 1928 में इस मनु स्मृति की प्रतियां जलाई थीं और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की जो जुल्मी जाति व्यवस्था है, अन्यायपूर्ण जाति व्यवस्था है, वो इसी मनु स्मृति की देन है। और मेरा ये मानना है कि हाईकोर्ट के जो जज हैं उनको ये पूरा सिलसिला मालूम होगा, उनको अंबेडकर मालूम होगा, उनको मनु स्मृति को लेकर लोगों की जो आपत्तियां हैं वो मालूम होंगी। इन जज साहब को ये भी अच्छे से मालूम होगा
कि इस मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि एक लड़की पहले अपने माँ बाप के मातहत रहती है, बाद में अपने पति के मातहत रहती है, और पति अगर मर जाए तो वो अपने पुत्रों के मातहत रहती है। ये लिखा हुआ है। एक लड़की और महिला को पूरी जिंदगी गुलाम बनाकर रखने की ये व्यवस्था, ये मनुस्मृति की बहुत ही विवादास्पद बातों में से एक है। और जाति व्यवस्था के बारे में तमाम लोग ये लिखते आए हैं, अंबेडकर जैसे विद्वान ये लिखते आए हैं कि हिंदुस्तान की ये अत्याचारी जाति व्यवस्था ये मनुस्मृति की देन है, ये वहाँ से ली गई है। ये व्यवस्था मनु नहीं आए बनाने के लिए, लेकिन मनुस्मृति का हवाला देकर सैकड़ों बरस से हिंदुस्तान में ये व्यवस्था बना के रखी गई थी, जिसके तहत जो सबसे ज़रूरी तबका था उसको अछूत बनाकर रखा गया था। खैर, मैं जाति व्यवस्था पे भी बहुत अभी बोलना नहीं चाहता। मैं बोलना चाहता हूँ इस बात पर कि एक हाई कोर्ट के एक जज को एक ऐसे नाजुक मामले में किसी को ये नसीहत देने की क्या ज़रूरत है कि आप मनुस्मृति पढ़िए। अगर पढ़वाना है तो भारतीय संविधान पढ़वाओ, अगर पढ़वाना है संविधान से ऊपर भी, तो जो संविधान सभा हुई थी जिसमें भारतीय संविधान बनाने के लिए बहसें हुई थी, पूरे देश से उसमें अलग अलग लोग जाकर सैकड़ों लोगों ने वहाँ पर बैठकर लिखकर एक बहस की थी जिसके आधार पे संविधान बना था। अगर आपको सुझाना है तो जिनको संविधान याद है उनको कहिए कि संविधान सभा की बहसें पढ़ लो। आप आज मनुस्मृति सिखा रहे हो, मनुस्मृति पढ़ लो जाकर। कल के दिन कोई वो सेंगोल की इतिहास को पढ़ाने लगेंगे कि चोल राजवंशों की सोच क्या थी, तो अंत कहाँ पर होगा। आज 21वीं सदी के हिंदुस्तान को, जो कि लोकतांत्रिक देश है, जो एक संवैधानिक देश है, इसमें किसी को मनुस्मृति पढ़ने की ज़रूरत कहाँ पर है। एक इतिहास के छात्र या छात्रा को इसकी ज़रूरत हो सकती है। किसी वकील को क्यों मनुस्मृति पढ़ना है। वो किसी इतिहास की किताब से मनुस्मृति को निकालने का मुकदमा भी नहीं लड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं मनुस्मृति किताब में है तो बने रहेगी। जो लोग किताबों में फेरबदल कर रहे हैं उनको मनुस्मृति वहाँ रखना माकूल बैठेगा, वो नहीं हटाएंगे उसको। तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है। कोई वकील इसको क्यों पढ़े। एक 17 साल से छोटी बच्ची का बलात्कार का मुकदमा है जिसमें कि उसके गर्भपात का फैसला लेना है, आप वहाँ पे मनुस्मृति की बात सुना रहे हो जिसमें महिलाओं के खिलाफ सिवाय हिंसक बातों के और कुछ नहीं है। तो मैं हैरान होता हूँ कई जजों की इस आज़ादी के ऊपर। उन्होंने फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मनुस्मृति पढ़ो या मनुस्मृति के हिसाब से फैसला दिया जाएगा। फैसला उन्होंने, आदेश उन्होंने सही लिखा है कि मेडिकल बोर्ड बताए कि लड़की का एबॉर्शन हो सकता है कि नहीं। लेकिन ये जुबानी जुमा खर्च में इतिहास की तरफ, पुराण की तरफ क्यों भागना है ऐसा जज साहब। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि उस मनुस्मृति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बताई गई व्यवस्था को आज सुझा रहे हैं, जिसको अंबेडकर जला चुके हैं, जिसको दलित जगह जगह जलाते हैं। इस देश के एक बड़े तबके की भावनाओं को कुचलती है मनुस्मृति। वो स्मृति अच्छी स्मृति नहीं है। आपको हाईकोर्ट जज की कुर्सी पर बैठकर अनौपचारिक बातचीत में भी ऐसी मनुस्मृति का हवाला नहीं देना चाहिए जो कि आज के लागू भारतीय संविधान के खिलाफ है। क्यों जाना उतने पहले। जिस दिन संविधान लागू हो गया उस दिन से वही एक किताब है हमारे पास। तो मैं अपनी इस हैरानी को जाहिर करने के लिए यहाँ आया हूँ कि कई बार जज अपने दायरे से बाहर जाकर समाज के एक बड़े हिस्से को इस तरह से आहत करते हैं, जैसा कि जस्टिस दवे ने हिंदुस्तान के दलितों को आहत किया है मनुस्मृति का हवाला देकर, मनुस्मृति को एक आदर्श बताकर, मनुस्मृति को पढ़ने की सिफारिश करके। गलत है ये बात। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। तब तक आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्रिप्शन की बटन, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। इसकी कोई फ़ीस नहीं है। फिर मिलते हैं।